हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। सो आज सीईटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज की सेकंड क्लास है और जिसने भी एमसीक्यू सीरीज का फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया तो वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। और जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का टाइमली अपडेट आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चंस में पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को। 20 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे हमें पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। Which of the given payroll incentive does not relate to production? Means कौन सा ऐसा पेरोल इंसेंटिव है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता। तो सबसे पहले आप ये जान ले कि पेरोल इंसेंटिव क्या होते हैं। तो पेरोल इंसेंटिव वो एक्स्ट्रा पेमेंट है जो एम्प्लॉयज़ को उसके प्रोडक्शन या परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाता है, जैसे कमीशन है, बोनस है या ओवर टाइम पेमेंट। सब प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिए जाते हैं ये तीनों। तो जो शिफ्ट अलाउंस है, तो शिफ्ट अलाउंस एक ऐसा अलाउंस है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि ये अलाउंस एम्प्लॉयज़ को उसकी डिफरेंट शिफ्ट में काम करने पर देते हैं। जैसे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो ये काफ़ी ओड शिफ्ट है, तो जनरली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना चाहते, तो उनको नाइट शिफ्ट अलाउंस दिया जाता है ताकि वो नाइट शिफ्ट में काम कर सकें। तो ये अलाउंस एक ऐसा अलाउंस है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, बाकी सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट, अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम द इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज। मीन्स जो इन्वेंट्री है वो इनकम है या लाइबिलिटी है या एसेट्स है या एक्सपेंसेस है। इन्वेंट्री को हम कैसे ट्रीट करते हैं, क्या मानते हैं, इन्वेंट्री क्या है, इनकम, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी या एसेट्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो इन्वेंट्री है वो एक फ्यूचर में रिवेन्यू जनरेट करने वाली एसेट्स होती है, जिसको हम बैलेंस शीट में एज करंट एसेट्स शो करते हैं। सो करेक्ट आंसर है इसका सी, एसेट्स। इन्वेंट्री को हम एज एन एसेट्स शो करते हैं अंडर करंट एसेट्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट यूनिट। मीन्स कॉस्ट यूनिट का क्या मतलब होता है। एक ऐसी यूनिट जिसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे या तो कोई जैसे हम चेयर बनाते हैं तो चेयर को बनाने में जो टोटल खर्चा आता है उस खर्चे की बात करते हैं, या 1 टन सीमेंट बनाने में टोटल कितना खर्चा आता है तो वो बताता है कॉस्ट यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये सारे आपके डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं उसकी कॉस्ट से रिलेटेड है। जो भी लेबर लगी या फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं या रॉ मटेरियल उसमें प्रोडक्शन में जो यूज़ हुआ है, तो ये आपका कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट एक सेलिंग एक्सपेंडिचर है जो सेल्स से रिलेटेड है, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है। इसमें पूछा है नोट अ कॉस्ट यूनिट, जो कॉस्ट का पार्ट नहीं है वो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सेल्स दे रखी है 12 लाख की, मार्कअप 20% ऑफ कॉस्ट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन है, मार्कअप दे रखा है और पूछा है कि ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू बताओ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले ये जानो कि मार्कअप क्या होता है। मार्कअप मीन्स प्रॉफिट, मीन्स जो प्रॉफिट का परसेंटेज है उसको बोलते हैं मार्कअप। जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है उसको बोलते हैं मार्कअप। सो जब 20% ऑफ कॉस्ट दे रखा है
तो कॉस्ट तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो 20% प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले कॉस्ट को मानेंगे एक्स। मान लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने में एक्स कॉस्ट लगी है, ठीक है। अब उस पर प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। तो एक्स का 20% कितना होगा? 0.20x। तो ये तो हमारी आ गया इसका सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट हो गई और ये इसमें प्रॉफिट ऐड हो गया। तो 1.2x सेलिंग प्राइस आ गया, और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 12 लाख। तो अगर हम 12 लाख को डिवाइड करते हैं 1.2x और मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट कितना हमारा? 0.20x। तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा? 2 लाख। कितना आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख आ जाएगा। तो राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी, 2 लाख हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी नेट सेल्स दे रखी है 2 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 1,46,000 का। पूछा है व्हाट इज द ग्रोस मार्जिन रेशियो। ग्रोस मार्जिन रेशियो पूछा है, तो सबसे पहले ग्रोस मार्जिन रेशियो का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। क्वेश्चन में नेट सेल्स तो गिवन है ऑलरेडी 2 लाख की, और ग्रोस प्रॉफिट कितना है? ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स कितनी है? 2 लाख की, और कॉस्ट कितनी लगी थी? 1,46,000। तो प्रॉफिट कितना आया आपका? 54,000 का, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर है 0.22। ये कैलकुलेट करेंगे तो 0.22 आएगा, नहीं सॉरी 0.27 आएगा कैलकुलेट करेंगे तो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो क्वेश्चन में दिया है आपको यूनिट सोल्ड, जो यूनिट सोल्ड की है तो उसका फॉर्मूला दे रखा है, कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट कितनी सेल्स की है। तो ओपनिंग फिनिश्ड गुड प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड। ओपनिंग स्टॉक प्लस जो भी प्रोडक्शन होता है वो, और माइनस जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया, तो निकल आता है हमने कितनी यूनिट्स बेची हैं। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, बाकी ऑप्शन तो गलत हैं बिल्कुल। यूनिट प्रोड्यूस प्लस क्लोजिंग स्टॉक नहीं, बिल्कुल नहीं। यूनिट सोल्ड नहीं, ये भी। सेल्स माइनस एवरेज फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन कॉस्ट अकाउंटिंग अबनॉर्मल लॉस इज चार्ज टू। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें अबनॉर्मल जो लॉस है वो कहाँ पे चार्ज होता है? तो कॉस्ट अकाउंट पहले सबसे पहले ये देखो कि अबनॉर्मल लॉस क्या होता है। तो अबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो प्रोडक्शन करते टाइम किसी अनयूजुअल रीजन से हो सकता है। अनयूजुअल रीजन क्या हो सकता है? कि मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर लगी है, तो उसके कारण से अबनॉर्मल लॉस हो जाता है। अचानक से प्रोडक्शन को बंद करवाना पड़ता है। अगर मशीनरी ही टूट गई तो प्रोडक्शन अपने आप बंद हो जाएगा, तो आपका अबनॉर्मल लॉस होता है, उसको बोलते हैं अबनॉर्मल लॉस। तो अबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट अकाउंटिंग में कहाँ पे चार्ज किया जाता है? तो अबनॉर्मल लॉस चार्ज होता है आपका इनकम स्टेटमेंट में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है सी, इनकम स्टेटमेंट। और एक होता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, तो उसको हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, और अब नॉर्मल लॉस चार्ज होता है इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपके पास इन 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। सेल्स 1,60,000 की, प्रॉफिट 8,000 का। फर्स्ट ईयर का है, 1,60,000 की सेल्स है, 8,000 का प्रॉफिट है। नेक्स्ट ईयर में 1,80,000 की सेल हुई और 14,000 का प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन में पूछा है इफ देयर इज नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, बता रखा है कि
फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम रहती है दोनों पीरियड्स में। देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट इफ द सेल्स इज 2 लाख। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा सेम ही होती है, और अगर आपकी सेल्स अगर 2 लाख की हुई है इस पीरियड करंट पीरियड में, तो आपको प्रॉफिट बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। इससे आपका पीवी रेशियो आ जाएगा, और पीवी रेशियो को जब हम सेल्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आ जाता है कंट्रीब्यूशन। तो जब सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो होता है तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीवी रेशियो कैसे निकालना है। तो पीवी रेशियो के लिए चेंज इन प्रॉफिट, पहली साल में प्रॉफिट हुआ है 8,000 का, दूसरी साल में प्रॉफिट हुआ है 14,000 का। तो 14,000 में से 8,000 गए तो 6,000 रुपये का चेंज इन प्रॉफिट हुआ है। और चेंज इन सेल्स, 1,60,000 की थी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 1,80,000 की, तो 20,000 रुपये आपकी सेल्स बढ़ गई है। तो प्रॉफिट से ये आपका पीवी रेशियो कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो, 30%। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। जो सेल्स है, सेल्स कितनी दे रखी है? फर्स्ट ईयर में सेल्स है 1,60,000 की, और पीवी रेशियो है मल्टीप्लाई बाय 30%। तो ये आ गया आपका 48,000 का फर्स्ट ईयर में कंट्रीब्यूशन आया है। ऐसे ही कंट्रीब्यूशन हम सेकेंड ईयर का निकाल लेंगे, और फर्स्ट ईयर कंट्रीब्यूशन और जो सेकेंड ईयर कंट्रीब्यूशन है, जब इनका जो डिफरेंस है वो आपका कॉस्ट होगा। तो कंट्रीब्यूशन, अब आप ये देखिए कंट्रीब्यूशन में क्या आता है। कंट्रीब्यूशन में ये पहले हमने इसको कैलकुलेट किया कंट्रीब्यूशन को, फिर कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट और आपका फिक्स्ड कॉस्ट इनका टोटल होता है। तो कंट्रीब्यूशन में आता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों को मिला के बनता है कंट्रीब्यूशन। तो पहली साल का कंट्रीब्यूशन आया है 48,000, और नेक्स्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे सेल्स 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 54,000। तो सेकेंड ईयर का कंट्रीब्यूशन आया है 54,000। अब अगर कंट्रीब्यूशन से हम प्रॉफिट को लेस कर दें तो फिक्स्ड कॉस्ट पता लग जाएगी। तो प्रॉफिट पहली साल में 8,000 रुपये हुआ है, और अगर मैं कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट लेस कर दिया तो मेरी 40,000 रुपये की फिक्स्ड कॉस्ट मुझे पता लग गई। ठीक है। और सेकेंड ईयर में 40,000 ही आएगी। कैसे? 54,000 हमारा कंट्रीब्यूशन था, 14,000 इसमें अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है। तो अगर 14,000 प्रॉफिट निकालेंगे, माइनस कर देंगे, तो 40,000 हमारा आ गया फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट। तो फिक्स्ड कॉस्ट पता लग गई। जब फिक्स्ड कॉस्ट पता लग गई और हमें सेल्स भी दे रखी है, तो इजीली हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सेल्स दे रखी है ये, मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कितना आया कंट्रीब्यूशन? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, 60,000 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट को, तो कंट्रीब्यूशन से माइनस किया फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 की, तो 20,000 आपका प्रॉफिट रह गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा आपको डिटेल से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, बाकी बहुत ईजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें दे रखा है अ कंपनी प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, वो सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, और द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 100 रुपीज़ पर टन। 1 टन की कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़। द वेरिएबल कॉस्ट इज 35, वेरिएबल कॉस्ट 35 रुपीज़ पर टन हो गई। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड इज 20 लाख, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका वो है 20 लाख की। तो कैलकुलेट द ब्रेक इवन वॉल्यूम। अब ब्रेक इवन वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला आना चाहिए इसके लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये इसका फॉर्मूला है ब्रेक इवन वॉल्यूम का या ब्रेक इवन सेल्स का। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में
दे रखी है आपके पास 20 लाख की है। कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितनी है 1 टन की? 100 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 35 रुपीज़। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 65 रुपीज़ पर यूनिट। और अब इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे 65 रुपीज़ पर यूनिट, और ये आ जाएगा आपका 30,770 यूनिट्स। आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अ कंपनी हैज़ फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख। एक कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख रुपए है 1 साल की। इट मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट विच इट सेल फॉर ₹200 पर यूनिट। इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40% है। पूछा है आपको ब्रेक इवन इन यूनिट्स। ब्रेक इवन जो सेल्स है वो कितनी होंगी? तो ब्रेक इवन सेल्स का भी हमने फॉर्मूला देखा, क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 6 लाख। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स 1 यूनिट का सेल्स दे रखा है 200 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट हमारे पास कंट्रीब्यूशन दे रखा है। कंट्रीब्यूशन 40% है, और 40% ऑफ सेल प्राइस 40% है, तो डायरेक्ट आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 80 रुपीज़। ठीक है, तो 80 रुपीज़ यहाँ पे रखा, हमने पुट किया फॉर्मूले में, और ये आ गई कितनी यूनिट्स आएंगी? कैलकुलेट करो, 7500। इतना हमारा ब्रेक इवन सेल्स की यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है 31। क्वेश्चन 31। इन अ कंपनी देयर वर 1200 एम्प्लॉइज ऑन द पेरोल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के स्टार्टिंग में 1200 एम्प्लॉई हैं एंड 1180 एट द एंड, और साल के आखिरी में 1180 एम्प्लॉइज़ हैं। ड्यूरिंग द ईयर 120 पर्सन्स लेफ्ट एंड 96 रिप्लेसमेंट्स वर मेड। द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर अकॉर्डिंग टू फ्लक्स मेथड। तो इसमें आपका लेबर टर्नओवर रेट पूछा है। तो लेबर टर्नओवर जो रेट का फॉर्मूला है वो है पर्सन्स लेफ्ट प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितने पर्सन्स ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा है? 120 ने, दे रखा है क्वेश्चन में। 96 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, तो प्लस 96 डिवाइड बाय एवरेज एम्प्लॉइज। एवरेज एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे? साल के स्टार्टिंग में 1200 थे, साल के लास्ट में 1180 हैं, तो 1200 प्लस 1180 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये एवरेज एम्प्लॉइज आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो एवरेज जो लेबर टर्नओवर रेट आया वो आ जाएगा आपका 16.36%। आंसर ए राइट है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विच वन इज नॉट डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कॉस्ट की डेफिनेशन में नहीं आता? तो कॉस्ट की डेफिनेशन में क्या नहीं आता? देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोडक्शन, बिल्कुल कॉस्ट है ये। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये भी कॉस्ट है। एक्सप्रेस्ड फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट, तो कंज्यूमर पॉइंट ये आपकी कॉस्ट नहीं है। कंज्यूमर पॉइंट से कोई भी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। रेजिडेंशियल स्टेटस टू बी डिटरमाइन फॉर। जो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं कि कौन रेजिडेंट है, कोई नॉन रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो जब भी रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, तो इसमें ये हमेशा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे होता है, प्रीवियस ईयर का ही होता है। जब भी रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं हम किसी भी पर्सन का,
तो हमेशा जो प्रीवियस ईयर है उसी के बेस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि वो पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो प्रीवियस ईयर को देखा जाएगा। तो आंसर इज ए। चूज द करेक्ट आंसर विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या प्रोविजंस है 1961 में? दे रखा है कि फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय विडो ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस की विडो को फैमिली पेंशन मिलती है where the death of the member has occurred in course of operation duties। तो ऑपरेशन ड्यूटीज़ के दौरान कोई आर्म्ड फोर्सेस का जो मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है और उसकी जो पेंशन है वो एज अ फैमिली पेंशन मिलती है उसकी विडो को। तो ये पूछ रहा है कि एज पर इनकम टैक्स क्या प्रोविजन है, क्या वो 3 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है या 3.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है या टोटली एग्जाम्प्ट है या फुली टैक्सेबल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टोटली एग्जम्प्ट होती है। जब भी किसी आर्म्ड फोर्सेस की पेंशन जो मिलती है उसकी विडो को तो टोटली एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 में। नेक्स्ट, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन इन अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर कैन, मतलब किसी भी साल जब कैपिटल गेन के हेड के अंदर अगर लॉस होता है तो उसको क्या कर सकते हैं? क्या हम उसको अदर हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या दोनों, या सेट ऑफ इन प्रीवियस ईयर? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो लॉस है वो कैपिटल गेन हेड के अंदर जो लॉस होता है वो लॉस क्या होता है? तो जो कैपिटल लॉस वो होता है जब किसी कैपिटल एसेट्स को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उस दौरान जो लॉस होता है कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करने पे तो उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। और कैपिटल जो लॉस है इसको अदर हेड से सेट ऑफ कभी नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल कर सकते हैं, सेट ऑफ इन प्रीवियस ईयर नहीं, पिछले साल जाके थोड़ी ना सेट ऑफ होगा। तो इसको सेट ऑफ कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80CCD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्वेश्चन में पूछा है कि जो सेक्शन है 80CCD इनकम टैक्स की, ये किसके अंडर आती है? क्या HRA की है या फैमिली पेंशन की है, मेडिकल इंश्योरेंस या चाइल्ड इंश्योरेंस, किसके सेक्शन है ये? सो 80CCD पेंशन स्कीम की सेक्शन है। ये डिडक्शन से रिलेटेड होती है। जो चैप्टर 6A में डिडक्शंस होती हैं तो उससे रिलेटेड है और ये होती है फैमिली स्कीम से रिलेटेड। HRA की सेक्शन है 10 सबसेक्शन 13A और मेडिकल जो मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस की सेक्शन होती है 80D। चिल्ड्रन इंश्योरेंस की होती है 80C में कवर होता है चिल्ड्रन इंश्योरेंस। नेक्स्ट, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैंस हैज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ आवर नेशनल इनकम। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कंसिडर होती और जो नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी वो इंक्लूड नहीं होगी। कौन सी ऐसी इसमें एक्टिविटी है? तो हाउसमेड सर्विसेज, बिल्कुल सर्विसेज है तो ये भी एक्टिविटी है। चैरिटी मनी ऐसी है कि इससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड होती, तो ये इसका सही आंसर है कि ये इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में। ये भी होगी ट्यूशन फीस भी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नेशनल इनकम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी मानी गई है, किन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला है। जो भी सर्विसेज जो गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं, या तो गुड्स को जनरेट करती हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी हम पेमेंट करते हैं तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड मानते हैं। लेकिन जो चैरिटी से कोई ना तो सर्विस प्रोवाइड हो रही ना ही प्रोडक्शन हो रहा, तो चैरिटी एक ऐसा है जिसमें सिर्फ अमाउंट इधर का उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, सर्विसेज नहीं जनरेट हो रही।
तो ये हमारा नेशनल इनकम में नहीं आता। सो इसका करेक्ट है आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ओनली द सिग्निफिकेंट इवेंट्स विच अफेक्ट द बिजनेस मस्ट रिकॉर्डेड एज पर प्रिंसिपल ऑफ। ये पूछा है कि जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं उनको बिजनेस में कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। सो एज पर प्रिंसिपल ऑफ मैटेरियलिटी वो कहता है केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो सिग्निफिकेंट नेचर के होते हैं, मीन्स जो बिजनेस डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल आपका बोलता है सिग्निफिकेंट इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। सो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।